बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 5 है। चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। इसमें जो रिफ्लेक्शन का पोर्शन था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उससे रिलेटेड जितनी बातें थीं वो हमने पहले 4 लेक्चर के अंदर पढ़ ली हैं। अब इस चैप्टर के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले था रोशनी की रिफ्लेक्शन, तो अब है रिफ्रैक्शन। तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इम्तिहान में जो लॉन्ग आ सकता है या फिर शॉर्ट भी बन जाता है, उसमें से बहुत सारा। तो मैंने ये इस तरह किया है कि ये शॉर्ट के शॉर्ट बन जाएंगे, लॉन्ग का लॉन्ग बन जाएगा। तो एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फिगर से अगर बात को समझ लें तो फिर इसको जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर अंदाज से समझ आएगा। देखें बेटा जी, बात ये हो रही है कि ये हमारे पास एयर है, हवा, और ये हमारे पास ग्लास है जिसे हम ग्लास स्लेब भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसके आर पार रोशनी जा सकती है, तो गुज़र सकती है रोशनी। इसमें सूरत हाल कुछ यूँ है कि ये जो हवा होती है ना, इसको हम फिज़िक्स की ज़बान में बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। और जो ग्लास होता है इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो डेंसर का मतलब डेंसिटी से निकला हुआ है। 9th में हम पढ़ चुके हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी, कि अगर किसी जगह पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स या एटम्स ज़्यादा मकदार में हों और दूसरी जगह पर कम मकदार में हों, तो फिर जहाँ ज़्यादा होंगे वो डेंसर होगा और जहाँ पर कम होंगे वो रेयर होगा। अब आप तसव्वुर में लाएं कि ये हमारे पास ग्लास स्लेब है, ये सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। इसी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो है आप हवा का स्लेब लें, तो फिर हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस उतनी जगह में वो कम होंगे, और उसके मुकाबले में शीशे में जो मॉलिक्यूल होंगे, ग्लास में जो मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो एज ए रिज़ल्ट ग्लास के जो मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो फिर उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी का यानी लफ्ज़ी यही मतलब है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मैस होता है, तो अगर मैस ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो खैर यहाँ पर ये ग्लास डेंसर मीडियम है, ये हवा रेयर मीडियम है। इसमें जब ये इंसिडेंट रे आती है, ये IO है और ये नॉर्मल है, हमने ड्रा किया हुआ है नॉर्मल n। तो जब ये रे यहाँ पे आती है तो ये शीशे के अंदर, ग्लास के अंदर ट्रैवल करती है, मुड़ जाती है, लेकिन अपने असली रास्ते पर नहीं आती, बल्कि इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। गौर कर लें कि ये जो रे है, इंसिडेंट रे, इट बेंड्स, ये नीले कलर में देखें तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, इससे भी आपको ये बात समझ आ सकती है कि व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये हवा जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो व्हाट हैपन, क्या होता है? तो इसका आंसर ये है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इन द डेंसर मीडियम। गौर कर लें, ये अपनी असली रास्ते की बजाय
इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये भी है, नॉर्मल ये भी है, ये वाला नॉर्मल रेयर मीडियम में है, ये वाला नॉर्मल डेंसर मीडियम में है। तो देन लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल इन डेंसर मीडियम, कि नॉर्मल वो जो डेंसर मीडियम वाला हो, तो डेंसर मीडियम वाले नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो जाती है। तो व्हाट हैपन, दिस हैपन। उसके बाद जी एंड व्हेन एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब ये यहाँ रेयर से आई डेंसर में, अब डेंसर में सफ़र करते करते फिर आगे हवा में चली गई, ये फिर रेयर मीडियम है। तो जब ये डेंसर से रेयर में आती है तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल इन द रेयर। तो ये नॉर्मल रेयर में है, ये नॉर्मल डेंसर में है, तो लाइट बेंड्स अवे। गौर करें, ये असल तो रास्ता इसका ये था, लेकिन यूं के बजाय वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो देन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल इन द रेयर मीडियम। और ये इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये कुदरत की तरफ से ये प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने रोशनी के अंदर, लाइट के अंदर रखी हुई है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम यहाँ पर ग्लास है, यहाँ डेंसर मीडियम वाटर भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, मुख्तलिफ मटेरियल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे जो हैं जो हवा से बाहर वो डेंसर ही होंगे। तो लाइट जो होगी ना, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल इन द डेंसर मीडियम एंड व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल इन द रेयर मीडियम। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन और ये आंसर समझ आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो ये एंगल होता है, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि अगर ये लाइट सीधी आती जैसे चल रही थी तो फिर आर और आई इक्वल होते, लेकिन चूंकि इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल तो फिर ये एंगल आर जो होगा इट विल बी स्मॉलर, ये छोटा होता है, इट विल बी स्मॉलर। ये बात तमाम बच्चे याद रख लें। तो हत्ता कि अगर मैं आपको एक वैल्यू बता दूं, एक वैल्यू बता दूं, फिक्स वैल्यू बता दूं, तो वो यानी अगर ये शीशा हो, ग्लास हो और यहाँ हवा हो और ये वाला एंगल आई, फ़र्ज़ कर लें कि ये एंगल आई जो है ना, ये एंगल आई फ़र्ज़ कर लें कि 40 डिग्री हो, फ़र्ज़ करें कि दिस एंगल इज़ 40 डिग्री फ़र्ज़ कर लें। तो जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए बार बार तो मालूम ये हुआ कि फिर जो एंगल आर होता है ना, एंगल आर, इट्स वैल्यू इज़ 25 डिग्री। ये बात याद रख लें कि अगर ये 40 डिग्री हो तो ये 25 होता है। ये पक्की वैल्यू बता रहा हूँ, आप कोई बच्चा अगर चाहे तो इसको याद भी कर सकता है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। छोटा है ना 25-40 से, सही है, ये चीज़ है। तो बहरहाल जी, अब इन बातों को दिमाग में रखते हुए अब हमने इसका डिफ़ाइन पढ़ना है। डिफ़ाइन क्या है वो देखें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स को डिफ़ाइन करें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। इसका जवाब देखें, द प्रोसेस, अमल, ये एक अमल हो रहा है, अमल, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट ना मुड़ जाती है। यहाँ से लाइट यूँ आ रही थी, सीधी जाने की बजाय इट बेंड्स। तो द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम,
इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है। तो हम ये कहेंगे कि जी द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट का मुड़ जाना कब, जब इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम, एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में दाखिल होती है लाइट तो वो मुड़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब उसके बाद आते हैं लॉज। इसमें जो पहला लॉ है ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, सिर्फ एक फ़र्क है, वहाँ पर भी था द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ है और वहाँ पर था द रिफ्लेक्टेड रे। यही फ़र्क है कि यहाँ पर आर ए है, ये आर ए रिफ्रैक्टेड रे यहीं पर, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है, तो ये वहाँ पर था रिफ्लेक्टेड रे। द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसकी तफसील मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे दोबारा यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा लॉ वहाँ पर था कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, लेकिन हमने यहाँ देख लिया, मैंने वैल्यू भी बता दी कि अगर ये एंगल 45 का हो तो ये एंगल 25 का होता है। इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है, जबकि रिफ्लेक्शन में ये एंगल क्या थे भला, इक्वल थे। तो यहाँ ये इक्वल नहीं होते। अब साफ ज़ाहिर है जब ये इक्वल नहीं है तो एक साइंसदान था, उसका नाम था स्नेल। तो स्नेल ने ये कवानीन पेश किए थे, ख़ास तौर पर उस स्नेल ने ये काम किया, उसने कहा कि जी आप यूँ करें कि ये जो एंगल है आई है आर है ना, इन दोनों का साइन लें, साइन आई, साइन आर, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मैथ में आप लोगों ने पढ़े होंगे और फिज़िक्स के अंदर भी 9th में थे और मैथ में भी ये 9th में मौजूद हैं। तो साइन थीटा, तो अब उसने कहा कि जी आप इस एंगल का भी साइन लें, इस एंगल का भी साइन लें। जैसे आपने मैथ में किया होगा, साइन 45 जो होता है 0.07 होता है वगैरह वगैरह। तो साइन 60 जो है वो 0.866 होता है और साइन 30 जो है वो 0.5 होता है। इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। तो वैसे आप इनकी वैल्यूज़ निकालें, साइन आई और साइन आर की, और जो इनकी वैल्यूज़ आएँ उनको डिवाइड कर दें, रेशो देखें, ये है साइन आई ओवर साइन आर। इसका मतलब होगा कि साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 25 डिग्री, इसका ये मतलब होगा। अब जो साइन आई की वैल्यू हमने 40 ली थी, तो साइन 40 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप मालूम कर सकते हैं, और यहाँ पर साइन आर जो कि 25 डिग्री था, ये भी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप मालूम करेंगे। तो जो आंसर इसका आए और जो आंसर इसका आए, उन दोनों को डिवाइड कर दें, तो फिर इसका आंसर आता है 1.5 के आसपास। तो ये 1.5 n की वैल्यू होगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम बोलते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और ये शीशे के लिए फिक्स होगा 1.5। अब अगर आप ये एंगल 40 डिग्री की बजाय 45 डिग्री कर दें तो ये फिर हो जाएगा 28 डिग्री, और अगर ये 35 कर दें तो ये हो जाएगा 22 डिग्री। तो मतलब इन एंगल को चेंज करने से ये एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। मगर चाहे ये एंगल कुछ हो, उसके मुताबिक ये कुछ हो, और इनकी वैल्यूज़ जब डिवाइड करेंगे तो तमाम के लिए आंसर 1.5 रहेगा शीशे के लिए, ग्लास के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वो फिक्स है,
चाहे वो एंगल अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, ये दौरान लेक्चर जो है वो बिजली चली गई थी और अभी तक तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बावजूद भी बिजली अभी तक नहीं आई और लेक्चर 15 मिनट का हो चुका था। तो अब इस कम रोशनी में ही हम लेक्चर अपना जारी रखते हैं। तो बेटा बात मैं कर रहा था उस वक्त कि जो ये पहला कानून है वो हो गया था। अब दूसरा कानून ये है, मैं ये बता रहा था कि जब एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लेते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर हम एंगल चेंज करते जाएं तो उसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता अगर मटेरियल वही ग्लास रहे। हाँ, अगर मटेरियल चेंज कर दें, मसलन ये शीशा है तो शीशे के लिए आंसर 1.5 आता है, चाहे एंगल डिफरेंट करते जाएं तो 1.5 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर यहाँ पर ग्लास की बजाय पानी कर दें, पानी, तो फिर जब आप इसके एंगल आई की वैल्यू 40 होगी अगर फ़र्ज़ कर लें, तो फिर एंगल आर की वैल्यू 25 नहीं होगी, फिर उसकी वैल्यू बदल जाएगी। और जब बदल जाएगी और फिर उसका साइन आई और साइन आर करें, जैसा कि ये साइन आई और साइन आर है, तो फिर उसका रिज़ल्ट 1.5 नहीं आता, बल्कि फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो 1.33 के आसपास आता है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो बुक में मौजूद है, लिखा हुआ है, वो देख लेंगे। और इस वक्त लाइट भी नहीं है। तो बहरहाल यानी मुख्तलिफ मटीरियल के लिए जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये मुख्तलिफ होता है। और ये हमें स्नेल एक साइंसदान था, उसने ये बताया था। तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, कि ये हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट रहता है और एंगल के चेंज कर देने से कोई फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे आएँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशो साइन आई ओवर साइन आर इज़ कॉल्ड या इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑफ द सेकेंड मीडियम, याद रख लें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम मतलब हवा का नहीं होता, ये सेकेंड मीडियम का होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, हवा के मुताबिक। हवा के मुताबिक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शीशे का होगा। इसकी एक और डिफ़ाइन भी है कि यहाँ पर हम रेशो लेते हैं एंगल्स के दरमियान और उसका साइन लेकर, लेकिन अगर हम यहाँ भी स्पीड लें, स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ भी स्पीड ऑफ लाइट लें और इन दोनों की रेशो कर दें तो भी आंसर सेम रहता है, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सी। तो हवा में रोशनी की स्पीड को सी बोलते हैं। ये हमें 9th में हमने पढ़ा था, आइंस्टाइन ने कहा था। तो स्पीड ऑफ लाइट सी इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट वी इन द मीडियम। अब ये दूसरे मीडियम से मुराद यहाँ शीशा हो सकता है, पानी हो सकता है। ये तो इन दोनों की जो रेशो होती है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और याद रख लें ये नीचे वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये MCQ के अंदर वैल्यूज़ आ जाती हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3×10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.3 वगैरह, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2×10⁸ ये है। अब मैंने अभी आपको आंसर बताया था, गौर कीजिए, मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास एंगल 40 डिग्री हो और इधर 25 डिग्री हो तो एंगल के मुताबिक यहाँ इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की जाएं, तो मैंने कहा था कि इसका रिज़ल्ट जो है 1.5 आता है। तो देखें ये रिज़ल्ट जो कि एंगल के साथ 1.5 आता है शीशे का, तो यही रिज़ल्ट 1.5 शीशे के लिए
ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी आता है। वो कैसे? वो आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये c की वैल्यू है 3 10 पावर 8 ऊपर लगाएं और नीचे 2 10 पावर 8 नीचे लगाएं तो 10 पावर 8 से 10 पावर 8 कैंसिल और 3/2 और 3/2 को अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर विल बी 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना स्पीड से निकालें या चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल से निकालें तो वो दोनों तरह से वैल्यूज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। और एक बात और भी याद रख लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट क्या होगा? MS इन्वर्स, और यहाँ नीचे भी क्या होगा? MS इन्वर्स। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो MS इन्वर्स विल बी कैंसल, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। तो बहरहाल जी, तो ये हमारा आज का बेटा लेक्चर था। इसमें जो है अपना एक टॉपिक है शुरू में, ये थ्योरी टाइप थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो ये पेज नंबर जो हमारे पास 42 पेज है, बहुत अंधेरा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर ये फिगर के ऊपर वाला ये पैराग्राफ, ये ऊपर का पैराग्राफ जहाँ मेरी उंगली है ये छोड़ दें, ये वाला आप लोग छोड़ देंगे। ये जहाँ से निशान लगा हुआ है नीचे, ये फिगर से ऊपर 2 लाइनें और नीचे वाली 3-4 लाइनें और ये ऊपर वाली 3-4 लाइनें, ये एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लोग लिख लेंगे अगर ये लॉन्ग में आता है। और अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये जो आपका 5-6 मिनट का लेक्चर दिया है, मुझे इसके लिए पूरा 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन फिर भी जो है वो लाइट नहीं आई और अभी तक भी लाइट जो है वो नहीं है। बहरहाल अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।